गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम बात करेंगे जो हमारा पार्ट बचा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, जिसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट क्लास में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा, आज की क्लास में आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास जो थी अपनी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि किस तरीके से उनको कनेक्ट करेंगे, किस वे में वो कनेक्टेड होंगे, वो कंप्लीट मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और आज की जो क्लास है उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कि इसके अंदर चार्ज जो है वो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर के लिए कैसा होगा, सिमिलर होगा, सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि जो अपना कोई वेरिएबल जो क्वांटिटी होती है अपनी इसके अंदर, उस वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है, ठीक। ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज जो है वो वेरी करता है और उसके वेरी करने की वजह से वो वेरिएबल क्वांटिटी होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स C1, C2, C3 ये कांस्टेंट बने रहते हैं। तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है चार्ज, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये एक डायग्राम बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें ये C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर्स हैं और इनके लिए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया है। अब यहाँ से ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, अलग अलग चार्ज इनको दिया गया है कैपेसिटर्स को। ये चार्ज डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये ब्रांचेज बन गई हैं, इन ब्रांचेज में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। और करंट की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो तो चार्ज पे ही डिपेंड करती है। तो अगर वो चार्ज पे डिपेंड करती है तो अगर करंट डिफरेंट है तो चार्ज भी यहाँ पे डिफरेंट ही हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए द टोटल चार्ज Q गिवन बाई किसके थ्रू मिल रहा है, ये टोटल चार्ज एक बैटरी के थ्रू, ठीक है। गिवन बाई V वोल्ट बैटरी, गिवन बाई V वोल्ट बैटरी, ठीक है, V वोल्ट बैटरी, इससे हमें ये चार्ज मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इज डिस्ट्रीब्यूटेड across each capacitor is, ठीक है, कितना है, each capacitor is given by, ठीक है। टोटल चार्ज है आपका Q और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरीके से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया हमने। क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए, ये बन गया आपका, ठीक। अब देखो, अब अगर हम अलग अलग Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड करें तो नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, यहां से हम लिख सकते हैं नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू, याद कीजिएगा क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V और Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू C1V एंड Q2 इज इक्वल्स टू C2V एंड Q3 इज इक्वल्स टू C3V। ये बन गई आपके पास अलग अलग वैल्यूज,
ठीक है। इन अलग अलग वैल्यूज को हम उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसको हमने सेकंड नंबर इक्वेशन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इस तरीके से। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। सब में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, V कॉमन आ रहा है। सब में क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, देखिए Q इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से हमारे पास में ये सोल्यूशन आया। अब इस V को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, Q अपॉन V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और Q अपॉन V को हमने CP मान लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब CP से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि CP इज इक्वल्स टू हमने मान लिया Q अपॉन V, ठीक। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास में इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बना दिया, ठीक है। ये बन गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक। अब अगर हम बात करें, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एक बार। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो ये कैपेसिटर थे जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 था, इन कैपेसिटर्स का अगर कैपेसिटेंस आइडेंटिकल हो, मतलब सबका सेम हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो उस केस को रीड करने से पहले, स्टडी करने से पहले हम एक बार एक केस लगाते हैं। ये तो 3 कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस आया इफेक्टिव। अब अगर मान लीजिए n कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं किसमें, सर्किट में, तो सबसे पहले मैंने बोला इफ n कैपेसिटर्स आर connected in circuit, अरे CKT लिख देता हूँ, सर्किट, ठीक है, ऐसे हो तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn। इस तरीके से हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है। अब आइडेंटिकल की फॉर्म लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, इफ n capacitors are connected in circuit but they are identical, सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू Cn। सारे इक्वल हैं और इज इक्वल्स टू C, इसको किसके बराबर मान लिया, C के बराबर ले लिया। तो C के इक्वलेंट में इसको लेने के बाद में देन CP इज इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, ये देखिए 5 5 5 5 5, मान लीजिए C की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफेरेड है, तो 5 5 5 5 5 5 ऐसे 5 5 5 5 5 करते कितनी बार हो रहे हैं, n टाइम्स हो रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितने टाइम्स हो रहे हैं उतने को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5
n या फिर 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस 10 टाइम्स है तो 10 इंटू 5, तो इफेक्टिव कितना निकल के आ जाएगा, सीधा सा इफेक्टिव आ जाएगा 50 माइक्रोफैरेड। तो जैसे हमने लास्ट में सीरीज वाले में बताया था आपको, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ये यूज करना है। तो ये सब आइडेंटिकल होने की वजह से हम लोग ये n टाइम्स है तो इसको क्या लिख देंगे, NC। क्या बन गया आपका, n इंटू सी। ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब अगर देखो, अब अगर दो ही कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, दो हैं कनेक्टेड तो भी। अब देखो यहाँ से अगर दो ही कैपेसिटर इसमें कनेक्टेड हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे, ये कौन सा है, थर्ड पॉइंट, इफ टू कैपेसिटर्स आर connected, two capacitors are connected, then Cp is equals to C1 plus C2, that's all, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, सिंपल सा है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, जैसे C1 और C2 और C3 वो का वो जो पहले लिया था हमने पैरेलल के लिए, नहीं सॉरी सीरीज के लिए, उसी को फॉलो करते हैं। मान लेते हैं लेट C1 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरेड और C3 इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड ये है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बन जाएगा 2 + 4 + 8, सीधा सीधा एडिशन करना है। देन Cp इज इक्वल्स टू हो गया 14 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये 14 माइक्रोफैरेड, देखो लास्ट में जो हमने सीरीज किया था उसमें मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन में सबसे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर जो होता है उसका जो कैपेसिटेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे भी कम वैल्यू आएगी इफेक्टिव की, ये बताई थी मैंने बात। और इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन में ये साफ नजर आ रहा है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड जो कैपेसिटर्स हैं उनमें जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस आएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, 8 माइक्रोफैरेड, और तो आपका इफेक्टिव कितना आया, 14 माइक्रोफैरेड। मतलब सबसे मैक्सिमम वाले से भी ज़्यादा आएगा, उसमें सबसे मिनिमम वाले से भी कम आएगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, अब देखो और बताता हूँ आपको कुछ एक आध चीज़। जैसे हमारे पास में कोई सर्किट है इस तरीके से, एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ आपको। देखो जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और वो जो न्यूमेरिकल है आपका वो इस तरीके से है, ये लीजिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर 2 कैपेसिटर फिर से कनेक्टेड हैं, और फिर यहाँ पर सिमिलरली ऐसे कनेक्टेड है। ये है आपका एक न्यूमेरिकल है, ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरेड, ठीक, और फिर ये 5 माइक्रोफैरेड, और ये भी 5 माइक्रोफैरेड, और ये 10 माइक्रोफैरेड। तो इस कंप्लीट सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो बता देता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप सोल्व करके देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो दोनों कितने हो गए, 10 हो गए, 10 माइक्रोफैरेड हो गया। तो इस पूरे लूप को हटा के आप यहाँ पर भी एक क्या लगा सकते हैं, एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं, ये लगा दिया। फिर देखिए 10 10 10, ये तीनों किस में आ गए हैं,
ये तीनों आ गए हैं किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि इनके साथ में देखिए बिल्कुल एक सीरीज बन रही है, पहले दूसरा तीसरा, बिल्कुल ठीक है। और तीनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो उस केस में ये किस में आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं। और अगर ये सीरीज में आ गए हैं तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सोच के देखिए जरा। देखिए आप लिख सकते हैं 1/c S इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। सीरीज के लिए तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया आपका 10 आया, और यहाँ से कितना 1 + 1 + 1, तो कितना आया टोटल 3/10। तो 1/CS इज इक्वल्स टू 3/10, और यहाँ से CS इज इक्वल्स टू 10/3, दैट मीन्स 3.33 एंड सो ऑन, इतना आ गया इसका इफेक्टिव। ऐसे 16 आपको करना है, ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। अब हम उसके आगे का जो हमारा जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस।